Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. My name is Sunil Gulia and in this video I am going to improve your English. Let's see this sentence. मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है. How can we say this in English? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है. I am not involved in this. I am not involved in this. Simply आप English में भी ऐसे कह सकते हैं. I don't have a hand in this. I don't have a hand in this. If you have a hand in something, that means you are also involved in it. मुझे धोखा देने में तुम्हारा भी हाथ है ना तुम्हारा भी हाथ. You also have a hand in deceiving me, don't you? Don't you? जब हम हिंदी में ऐसे कहते हैं ना, ऐसा है ना, तब यानी कि हम कंफर्मेशन मांगते हैं. ऐसे में हम इंग्लिश में क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं, जैसे इसमें है डोंट यू. यू ऑल्सो हैव अ हैंड इन डिसीविंग मी, डोंट यू. नहीं है क्या? है ना तुम्हारा भी हाथ. फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है. उस वीडियो को आप जरूर देखना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए. मुझे एक एक मिनट का हिसाब दो. क्या क्या हुआ? एक एक मिनट का हिसाब दो. इंग्लिश में कह सकते हैं गिव मी द अकाउंट ऑफ एवरी मिनट. गिव मी द अकाउंट ऑफ एवरी मिनट. जी हाँ, यहाँ पर आप अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मैं तुम्हें एक एक मिनट का हिसाब तो दे नहीं सकता. कहेंगे नाउ आई कांट गिव यू द अकाउंट ऑफ एवरी मिनट. नाउ आई कांट गिव यू द अकाउंट ऑफ एवरी मिनट. तुम्हें इस बात का खुलासा करना ही पड़ेगा कि कल तुम कहाँ थे. खुलासा करना पड़ेगा. इंग्लिश में कह सकते हैं यू विल हैव टू डिस्क्लोज वेयर यू वर येस्टरडे. आप कल कहाँ थे, इस बात को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रिवील करना पड़ेगा. इनमें से आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं. किसी चीज को डिस्क्लोज करना या रिवील करने का मतलब होता है कोई बात जो कि सीक्रेट है या छुपी हुई है उसको सबके सामने लाना, सबको बता देना, खुलासा करना. यू विल हैव टू डिस्क्लोज वेयर यू वर येस्टरडे. मैं इस बात का खुलासा नहीं कर सकता कि मैं कल कहाँ था, तो इसे हम कहेंगे आई कैनॉट डिस्क्लोज. आई कांट रिवील वेयर आई वॉज येस्टरडे. आई कांट रिवील वेयर आई वॉज येस्टरडे. मैं इस बात का खुलासा नहीं कर सकता कि कल मैं कहाँ था. तो जब भी आपको ऐसी बात कहनी हो, खुलासा करना, तो आप डिस्क्लोज या रिवील का यूज कर सकते हैं. अभी इस राज से पर्दा उठना बाकी है. राज से पर्दा उठना बाकी है. इंग्लिश में कह सकते हैं दिस सीक्रेट इज येट टू बी रिवील्ड. दिस सीक्रेट इज येट टू बी रिवील्ड. किसी को नहीं पता कि इस राज से पर्दा कब उठेगा. नो वन नोज व्हेन दिस सीक्रेट विल बी रिवील्ड. नो वन नोज व्हेन दिस सीक्रेट विल बी रिवील्ड. मैं आपके ही भले के लिए कह रहा हूं, आपके ही भले के लिए. वी कैन से दिस इन इंग्लिश. आई एम सेइंग दिस फॉर योर वेलफेयर. आई एम सेइंग दिस फॉर योर वेलफेयर. आपकी ही खुशी के लिए, आपके भले के लिए कह रहा हूं. अगर तुम मेरा भला चाहते तो ऐसा नहीं कहते. अगर तुम मेरा भला चाहते तो ऐसा नहीं कहते. अगर ऐसा होता तो वैसा होता. सेकंड कंडीशनल. इफ यू वांटेड माय वेलफेयर यू वुडंट से दिस. इफ यू वांटेड माय वेलफेयर यू वुडंट से दिस. अगर तुम्हें मेरा भला चाहिए होता, अगर तुम वो चाहते, यू वुड नॉट से दिस, तुम ऐसा नहीं कहते. मैं और क्या भूल रहा हूं. समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या भूल रहा हूं. तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भूल रहे होते हैं पर याद नहीं आता क्या भूल रहे हैं. What else am I forgetting? What else am I forgetting? और क्या भूल रहा हूं मैं. else का मतलब होता है कुछ और. जैसे हम कहते हैं ना anyone else, कोई और. What else? और क्या. What else am I forgetting? मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं. What else can I do for you? आपने और क्या खाया था. What else did you eat? मैं आपके लिए और क्या क्या ला सकता हूं. What else can I bring for you? इस तरह से आप else का यूज कर सकते हैं. What else am I forgetting? मैं और क्या भूल रहा हूं. ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी. ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी. इसे कह सकते हैं इट कंप्लीटली स्लिप्ड माई माइंड. समवन सेड समथिंग और फिर आप कह रहे हो कि ओ नो, इट कंप्लीटली स्लिप्ड माई माइंड. ये तो पूरी तरह से मेरे दिमाग से चली गई थी, मेरे दिमाग से निकल गई थी. सो इंग्लिश में एक इडियम होता है समथिंग स्लिप्स योर माइंड. इफ समथिंग स्लिप्स योर माइंड इट मीन्स यू फॉरगेट इट. उनमें बिल्कुल एकता नहीं है. उनमें बिल्कुल भी एकता नहीं है. उनके अंदर दोस्ती नहीं है. इंग्लिश में कह सकते हैं देयर इज नो यूनिटी अमंग देम. देयर इज नो यूनिटी अमंग देम. यानी उन सभी लोगों में आपस में एकता बिल्कुल भी नहीं है. देयर इज नो यूनिटी अमंग देम. वो बहुत लालची निकला. वो बहुत लालची निकला. जब इस तरीके से आपको बताना होता है कि किसी की स्टेट में कोई बदलाव आया, किसी की अवस्था में कोई परिवर्तन आया, कहने का मतलब है कोई लालची निकला, बेवकूफ़ निकला, बहादुर निकला, डरपोक निकला.
तो ऐसे में आप टर्न आउट का यूज करते हैं। He turned out to be something. He turned out to be very greedy. He turned out to be very greedy. यानी वो बहुत greedy निकला, बहुत लालची निकला। वैसे ही वो बेवकूफ निकला। He turned out to be foolish. He turned out to be foolish. वो बहुत बहादुर निकला। He turned out to be very brave. He turned out to be courageous. तो इस तरह से आप अलग अलग sentences बना सकते हैं। That is the only way you can remember all the phrases or words that you learn. एक दिन मैं उसका घमंड जरूर तोड़ूंगा। एक दिन मैं उसका घमंड जरूर तोड़ूंगा। इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल सर्टनली शैटर हिज एरोगेंस वन डे। आई विल सर्टनली शैटर। शैटर का मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस। यहाँ पर हम किसी फिजिकल चीज की बात अगर ना कर रहे हो, जैसे यहाँ पर है घमंड। घमंड कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो सामने रखी है और आप जाओगे एक मुक्का मारोगे और वो टूट जाएगा। घमंड एक्चुअली में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। Arrogance is an abstract noun. It can't be seen, it can't be touched. Arrogance. तो इस तरह की बात को जब हम तोड़ने की बात करते हैं तब भी हम shatter का यूज कर सकते हैं। To shatter someone's confidence, to shatter someone's arrogance, like this. I'll certainly shatter his arrogance one day. एक दिन मैं उसकी arrogance को shatter जरूर कर दूंगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। तो शैटर का मतलब किसी चीज को चूर चूर कर देना, उसको तोड़ देना भी होता है। कोई चीज टूट जाती है, चूर चूर हो जाती है, तो उसमें भी हम शैटर का यूज करते हैं। His arrogance has shattered. His arrogance has shattered. यानी अब उसका arrogance shatter हो गया है, टूट गया है, चूर चूर हो गया है। मुझे यहाँ आना बहुत महंगा पड़ा। तो कई बार हमें ऐसी बात कहनी होती है कि ये मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया, मेरे लिए बहुत नुकसानदायक रहा। I had to pay a heavy price for coming here. I had to pay a heavy price for coming here. यानी यहाँ आना मुझे बहुत महंगा पड़ा, बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी यहाँ आने की वजह से। इसको आप certainly किन्हीं दूसरे तरीकों से भी कह सकते हैं, जैसे It was really disadvantageous for me to come here. Coming here made me pay a heavy price. तुम्हें मुझसे उलझना बहुत महंगा पड़ेगा। You will have to pay a heavy price for messing with me. You will have to suffer for messing with me. You'll have to pay a heavy price for messing with me. You'll have to pay a heavy price for messing with me. यहाँ तक कि 25 लोग आए थे कल पार्टी में, 25 लोग। जब हमें ऐसे कहना होता है ना कि इतने सारे आ गए, जब हम नंबर पे एम्फसाइज करना चाहते हैं और हम सरप्राइज्ड हैं कि इतने सारे, तब हम इस तरीके से बोलते हैं As many as 25 people came to the party yesterday. As many as 25 people. किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं। जब आपको सरप्राइज्ड दिखाना हो, when you're surprised कि कोई नंबर बहुत ही बड़ा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में कुछ है, तब आप as many as और फिर नंबर को मेंशन करते हैं। As many as 25 people came to the party yesterday. यानी जब भी कोई इस बात को कह रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि वाओ इतने सारे लोग, 25 लोग आ गए कल पार्टी में। जैसे वो पूरे 12 कप चाय के पी गया। तो यहाँ पे मैं इस बात पे कुछ खास एम्फेसिस डालना चाहता हूँ कि इतने सारे, पूरे 12 कप चाय के पी गया। He drank as many as 12 cups of tea. He drank as many as 12 cups of tea. 12 कप चाय के पी गया वो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है। इसी तरह के काफ़ी यूजफुल वीडियो लेसन्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैनल को अच्छे से विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत तरीके के वीडियो लेसन्स आपको मिलेंगे और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। Thank you very much for watching this video. We will talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.